Hello students, this is Rakesh. Welcome to the channel of अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम लेक्चर नंबर 5 आज करने वाले हैं। इससे पहले हमने अब तक लेक्चर नंबर 4 तक किया है, जिसमें हमने पूरी बेसिक से इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी एक चार्ज की वजह से, फिर सिस्टम ऑफ चार्ज हो तब, फिर स्फेरिकल सेल हो तब, फिर सॉलिड स्फीयर हो तब। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं अप टू लेक्चर नंबर 4, है ना। तो अगर लेक्चर नंबर 4 तक आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वो जाके जरूर देखिए, उसके बाद ये देखिए। तो आज का चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में इससे सवाल हो सकते हैं, है ना। तो ये आपको समझना है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक सवाल से। ज़्यादातर मेरे लेक्चर में एक सवाल स्टार्टिंग में होता है, तो आज भी वैसे ही एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आपसे बोला गया है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यूनिफॉर्म स्फीयर है अगर आपके पास तो, और उसके पास चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, और उसका रेडियस कितना है, आर है। ओके, तो अगर ऐसा है तो आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऐसा है तो हम पोटेंशियल जरूर पढ़े हैं कि पोटेंशियल कितना होगा, है ना। और हमने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी सीखी थी, लेकिन पॉइंट चार्ज है नहीं, ये कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। और हमें मालूम है कि जो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे हम रो, जिसको हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जरूरत बाद में हमें पड़ने वाली है, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो सिंपली हमें ये बताना है कि ये सिस्टम आपको बनाने में कितनी एनर्जी लगी है, उसी को पोटेंशियल एनर्जी असल में कहते हैं। सोचो कि कैसे हुआ होगा। एक छोटा सा मान लीजिए कि अगर हम एक छोटा सा एक गोला रखते हैं, पॉइंट चार्ज ही समझ लो आप, है ना। और इसके ऊपर हम अगर इस तरीके का शेल डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, तब जाके हमारा पूरा बड़ा स्फीयर बन जाएगा। हरी बात समझ में, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो ये एक तरीका होता है प्रोसीड करने का। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जब चैप्टर पढ़ा होगा या सेंटर ऑफ मास वाला जब चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें इस तरीके से बताया जाता है कि इस तरीके से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसमें भी जो एलिमेंट लेते थे, असल में जो हम रिंग सॉरी इसमें जो ऊपर सेल डाल रहे हैं, असल में वो एलिमेंट है। अगर हम सेल डालते जाए जीरो रेडियस से लेकर के इस कैपिटल आर रेडियस तक, तब हमें पूरा सॉलिड स्फीयर मिलने वाला है। हरी बात समझ में। तो हम ऐसा ही अप्रोच इसमें भी करने वाले हैं। इसी तरीके से हमें पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल पाएंगे। और जो भी हम शेल लेके आ रहे हैं वो चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज कह सकते हैं उसको, वो हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं इस पर्टिकुलर पोजिशन पर। तो किसी भी टाइम टी पर किसी इंस्टेंट में हमने ऐसा मान लिया कि हमारे पास क्यू चार्ज वाला स्फीयर है, जो कि ये दिख रहा है आपको, है ना, जनरल। तो क्यू चार्ज वाला स्फीयर है हमारे पास, और उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है आपका आर, है ना, आर है इसका रेडियस, क्लियर है। और क्यू चार्ज है इसके पास। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर एक स्फेरिकल शेल लेके आएंगे इन्फिनिटी से और डालेंगे, है ना। तो ऐसा करने में जो भी एनर्जी लगी होगी वो हम पहले कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो डी क्यू चार्ज को हम कैरी करा रहे हैं इन्फिनिटी से, तो वही लिखा हुआ है एडिशनल चार्ज हम डी क्यू लेके आए, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके आए इस पर्टिकुलर जगह पे। तो इस जगह पे लाना मतलब इस जगह का पोटेंशियल और ये चार्ज मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जाके यू या डी यू बोल सकते हो, छोटी सी एनर्जी का चेंज जो होता है वो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सब बाद की बात है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट दिस क्यू एंड दिस डी क्यू को हम लिखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो चार्ज आप लेके आए हो इस v पोटेंशियल तक, तो v आपको होगा कितना। तो इस चार्ज की वजह से इस जगह पर सरफेस पे डाल रहे हो ना, अंदर तो घुसा नहीं सकते, स्फेरिकल शेल है, इसी पे फिट करते जाना है हमें, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर फिट करना है। फिलहाल हम जो डी क्यू चार्ज है स्फेरिकल वाला, हम इसके ऊपर फिट कर रहे हैं। जब इसके ऊपर हम फिट कर रहे हैं एलिमेंट्री चार्ज को, तो उस जगह की पोटेंशियल है के क्यू अपॉन आर, है ना। तो ये जो हमने माना था पहले में चार्ज और आर, वो है क्यू चार्ज। क्या है ये जो आपको सॉलिड स्फीयर पहले से दिख रहा है छोटा वाला, उसका वो चार्ज है। तो इस क्यू की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं। अच्छा देखो, अभी यूनिफॉर्मली असल में लास्ट में हमें यही बनाना है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी हमें मालूम है क्यू अपॉन इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब ये आपका रो है वॉल्यूम सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम का ये चार्ज है। तो अगर आपको इसका चार्ज आपको चाहिए जो कि स्मॉल क्यू है, तो आप इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने वाले हो। जो भी ये रो है इंटू क्या 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा, क्लियर है। कैंसिल होकर कुछ आएगा, लेकिन फिलहाल इतना तो आप समझ ही सकते हो, क्लियर है। तो आप कैंसिल करके भी देखो तो इतना आ जाएगा आपका क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, तो ये ऐसा आ सकता है, अगर आप जरूरत पड़े तो बाद में रखेंगे।
तो वी पोटेंशियल ये है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा चार्ज लेके आ रहे हैं, और छोटा सा चार्ज जो हम लेके आ रहे हैं स्फेरिकल सेल के माध्यम से या स्फेरिकल सेल के फॉर्म में, तो डी क्यू को हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही डेंसिटी उसकी वही वाली यूज करेंगे और डीवी से मल्टीप्लाई करेंगे। डीवी क्या है असल में, वो एलिमेंटल वॉल्यूम है, जो कि छोटा सा थिकनेस होगा इसमें, जिसमें वो चार्ज कंटेन कर रहा होगा। अगर इस तरीके से देखें तो इस तरीके से आपको दिखने वाला है ना, ये जो भी थिकनेस है, तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल के आएगा, वही आपको डी क्यू देने वाला है। तो डीवी कितना होगा, 4 पाई r² जिसका सरफेस एरिया होता है, और डी आर इसका थिकनेस है, तो डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। क्लियर है क्या, चलिए, तो ये डी क्यू हो गया। अच्छा, तो अब सोचो डी क्यू चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं इस वी पोटेंशियल तक, तो जो एनर्जी हमें लगेगी, सिंपली हमें मालूम है वो लगने वाला है वी इंटू डी क्यू, क्योंकि हमें पता सिखाया गया था जो वी बराबर होता है ना, जो v बराबर सिखाया गया था u बाई क्यू, तो जो u आप निकालोगे तो सिंपली q इंटू वी करने वाले हो, और q यहाँ पे नहीं, यहाँ पे dq चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं, तो q dq इंटू वी हो जाएगा। तो ठीक है, तो du कितना हो जाएगा, तो v हमें मालूम है kq अपॉन r, और dq हमने अभी अभी देखा कि रो इंटू ये जो भी इसका था dv 4 पाई r² dr। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल यहाँ निकालना है, तो हम क्या करें, हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे ड्यू, तो हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, क्योंकि हमने लेके आया, फिर हम और दूसरा बड़े थोड़ा सा बड़ा स्फेरिकल सेल लेके आएंगे, फिर उससे बड़ा लेके आएंगे, फिर उससे बड़ा लेके आएंगे, तो मतलब हम जोड़ रहे हैं तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट क्या क्या है वो बाहर कर लेंगे बाद में, कि देखो इसको रखा गया है, इसको थोड़ा सा अरेंज करा गया है, क्यू क्यू की वैल्यू हमने रख दी है, क्यू की वैल्यू कितना था हमारा, है ना, तो क्यू का वैल्यू हमारा था आपका ये वाला, देखो आप क्यू का वैल्यू ये था हमारा, तो इसको रख दिया हमने रो इंटू दिस रख दिया, फिर ये रो है तो ये भी रख दिया, फिर रो स्क्वायर हो गया, तो बाहर आ गया आपका के रो स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर आ गया, और जो वेरिएबल है स्मॉल आर का क्यूब यहाँ, और यहाँ पे पावर 1 है, तो आर का पावर 4 डी आर हो गया, है ना, बाकी सब चीज़ हमने बाहर कर ली है, 4 यहाँ और 4 यहाँ, 16/3, तो 16/3 हो गया, तो ये बाकी चीज़ें बाहर कर ली। अब इसको आर का पावर 4 और डी आर को इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आर तक, मतलब पहले जीरो रेडियस वाला शेल रखोगे, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा, तो उस तरीके से पूरा हमारा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कवर हो जाएगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक अगर हम करेंगे तो ऐसा हमने पुट करा, तो आर का पावर 5/5, तो ये और लोअर लिमिट 0 है, तो इस तरीके से रखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, और जब इसको हम वैल्यू वगैरह पुट करेंगे तो फाइनली 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी से, मतलब उस चार्ज को हमें जो सॉलिड स्फीयर वाला सिस्टम जो हमने बनाया है वैसा करने में हमें इतनी एनर्जी लगेगी, है ना, उस सिस्टम बनाने में। क्लियर है, तो ये इसका कॉन्सेप्चुअल एक सवाल था, जो कि हमें थ्योरी भी सिखाता है, कुछ कुछ एप्लीकेशन तरीका सिखाता है करते कैसे हैं। ओके, चलिए, ठीक है, ओके, तो अब हम करते हैं। हम्म, तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस हम सीखने वाले हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। तो चलिए, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जो थोड़ा सा समझते हैं। मान लो कि आपके पास चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज है, और मैंने आपसे पूछा कि चलो भाई आप ना आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर चले जाओ, और मतलब हमें पोटेंशियल की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, v इक्वल्स टू के क्यूब अपॉन आर, है ना। अच्छा, तो आर दूरी पे हम इधर आए, हमने तो उसने तो हमें बस इतना बोला था कि आप आर दूरी पर वैल्यू बताओ, तो आर दूरी पे वैल्यू बता दिया। अब आर दूरी पे इधर क्या, हम इधर भी तो जा सकते हैं, है ना, आई बात समझ में, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, यही होगी जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। अच्छा, तो वैसे भी आर दूरी इधर भी तो हो सकती है ना, तो यहाँ पर भी वही है। अच्छा, वैसे आर दूरी इधर भी हो सकती है, वैसे आर दूरी इधर भी हो सकती है, तो इन जितने भी पॉइंट हम बना रहे हैं आर आर दूरी पर, वो सबके सब सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वही के क्यू अपॉन आर। आ रही बात समझ में, तो वैसे से अगर आप थ्री डायमेंशनल में अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, तो एक छोटा सा चार्ज है, वैसे वैसे आपको कितने पॉइंट मिलने वाले हैं जिन पर वैल्यू के क्यू बाई आर ही होने वाली है पोटेंशियल की, तो अनंत पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। और अगर सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, है ना, मर्ज करा दें, या सबको हम एक ही बोल दें, तो एक सरफेस जनरेट हो जाएगा। और वो सरफेस कैसा होगा, वो सरफेस असल में स्फेरिकल सरफेस होगा। तो उस स्फेरिकल सरफेस पे जितने भी, इस केस में स्फेरिकल सरफेस होगा, स्फेरिकल सरफेस चाहो तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, तो स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करा जाए, तो ये आपका स्फेरिकल सरफेस हो गया। इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सब पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, सब पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, सेम है, और कितनी है, के क्यू अपॉन आर, है ना। तो ये जो सरफेस जनरेट हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस।
आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस वह सरफेस है जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है सारे पॉइंट्स के लिए। और अगर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस है जिनमें अगर किसी दो पॉइंट का आप पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, दो पॉइंट पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा होता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कुछ कुछ मिलता जुलता है, आगे जाके आप पढ़ने वाले हो एक चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, उस वेव ऑप्टिक्स में ऐसे ही आपको सिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि फेज सेम होता है। फेज सेम होता है तो उस जगह पर उसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट कहते हैं वहां पर, है ना। तो जैसा जो काम वहां पे वेव फ्रंट करता है वही काम यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस करता है। वो आगे के चैप्टर्स में आगे आएगा, टेंशन मत लो। क्लियर है क्या? तो वैसे वैसे क्या हम एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं या और भी कर सकते हैं? और भी कर सकते हो, तुम थोड़ी और दूर चले जाओ तो यहाँ से भी एक जनरेट कर सकते हो ऐसा सरफेस। और इन सरफेस के सारे पॉइंट्स के लिए आपका जो है पोटेंशियल है वो सेम होगा। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, येलो वाली जितनी भी सर्कुलर लाइन दिख रही हैं रियल में वो स्फेरिकल हैं, सबके सब कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। वैसे बहुत सारे सरफेस आप ड्रॉ कर सकते हो, आपने बहुत सारे सरफेस ड्रॉ कर लिए। और ये क्या है, ये फील्ड लाइन है जो आपको एरो दिखाया जा रही है, फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से दिखाया गया। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव तो अंदर की तरफ होता है। अच्छा, तो अब ये मान लो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो ये सीट है ना। तो सीट है तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होता है। तो इसमें किस तरीके का होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो सोचो इसमें जितनी थोड़ा थोड़ा थ्री डायमेंशनल सोचो, तो ये जो दूरी है, इस दूरी पर हम एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ का पोटेंशियल जो है वो जितने भी पॉइंट्स हैं इस येलो वाले प्लेन पर, असल में प्लेन है, हम यहाँ लाइन दिख रहा है, जैसे प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, जितने भी दिख रहे हैं आपको। तो बहुत सारे इस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो लाइन है वो फील्ड लाइन्स है। अरे बात समझ में? तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। अब कुछ और बातें जो हमें जाननी चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, वो जरा समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के लिए जीरो है ना। दो पॉइंट के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज को आप मूव करोगे ओवर द पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब एक चार्ज को हम यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं ना। V1 और V2 हम देख रहे हैं तो जीरो है, V1 माइनस V2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ मूव करने में कोई एनर्जी लगेगी क्या? नहीं, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि हमने पढ़ा था Q इंटू डेल्टा भी होता है एनर्जी, वर्क डन। वर्क डन Q इंटू डेल्टा भी है, आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हो तो। सारी बात समझ में? अच्छा, और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट जो हमें समझना चाहिए कि किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैसा भी हो, या तो प्लेनर हो या तो लाइन चार्ज हो या कैसा भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो, तो वहां पर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आप किसी पॉइंट पर आप अगर ड्रॉ कर रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस सरफेस अगर ड्रॉ कर रहे हो, तो वो है जो नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर या इलेक्ट्रिक फील्ड पर नॉर्मल होगा उस पॉइंट के लिए। उस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, मतलब अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर है, तो डायरेक्शन ये है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो ये नॉर्मल है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं था कि ये सरफेस कुछ इस तरीके से हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है और आपका जो सरफेस है, सरफेस कुछ इस तरीके से आ रहा है। हरी बात समझ में? तो सरफेस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये सरफेस रहा। हरी बात समझ में? तो ये है। अब इसका एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है? अगर सोचो कोई बच्चा जिद करता है कि नहीं ऐसा कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसे है, आप ऐसे ही कैसे बना दिए। अच्छा, तो उसका उसका भी जस्टिफिकेशन है। तो कहता है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, मैं अपने तरीके से ऐसा दे दूंगा। फिलहाल इसको आप भूल जाओ, ये वाले को, इसको आप भूल जाओ। तो अगर कोई कहता है बच्चा कि चलो भैया इधर है तो ठीक है मान लो, तो इसके दो कंपोनेंट फिर आप ड्रॉ कर सकते हो, एक रेडियल डायरेक्शन में और दूसरा इसके टेंजेंट डायरेक्शन में, मतलब इसके परपेंडिकुलर। जब इसके जब इस पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया येलो के लाइन के, तो इधर हो गया, और दूसरा ये, तो मतलब ये कंपोनेंट नॉन जीरो हो जाएगा, यानी ये भी कंपोनेंट कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यानी इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, हरी बात में। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इधर पे मूव, इधर पे फोर्स भी लगेगा, और फोर्स लगेगा तो वर्क डन जरूर हो जाएगा। तो वर्क डन होगा तो फिर इसका मतलब पोटेंशियल भी अलग अलग होगा हर एक पॉइंट का, तो फिर इक्विपोटेंशियल रहा ही नहीं। तो इक्विपोटेंशियल का जो डेफिनेशन था कि पोटेंशियल जगह सेम होना चाहिए, वो तो रहा ही नहीं ना। हरी बात समझ में? इसका मतलब कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट है उस टेंजेंट के डायरेक्शन में या अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस वो जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि वर्क डन तो ऑब्वियसली जीरो होगा, तभी तो इक्विपोटेंशियल, तभी तो पोटेंशियल सेम कह पाओगे तुम, है ना। तो ये था इसका रीजन, ठीक है। अच्छा, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत तरीके के होते हैं, जैसे हमने देखा कि पॉइंट चार्ज होगा तो स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल कैसे हुआ मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। तो जैसे यहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए गए हैं,
दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, इसका V1 इसका V2। कैसे लिख सकते हैं, KQ/R हमें मालूम है, तो KQ/R1, दूसरे के लिए KQ/R2 हो गया। अब चाहो तो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो भी पोटेंशियल हैं उनका हम डिफरेंस भी लिख सकते हैं, V1 - V2। जब हम ऐसा लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, सिंपल इसका डिफरेंस कर दिया है। क्लियर है क्या? चलिए, अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पर भी आप जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ढूंढ सकते हो। तो देखो, जैसे कि मान लीजिए ये y एक्सिस है और x एक्सिस और ये वाला z एक्सिस है आपका, तो हम इसे इक्वी डिस्टेंस पर, मतलब जितनी दूरी ये है ना, उतनी ही दूरी आपकी ये भी है, ठीक है। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी लेफ्ट साइड भी है, इसका मतलब एकदम से इक्वी डिस्टेंस पर है ये ओरिजिन। तो मतलब अब सोचो, इस पे जितने भी, मान लो हमने कोई एक ये पॉइंट लिया, यानी इस पॉइंट की दूरी प्लस क्यू से और इसी पॉइंट की दूरी माइनस क्यू से सेम है। कोई भी हम पॉइंट ले लें, यहाँ भी ले लें तब भी वही बात होगी, क्योंकि ये जस्ट वाईजेड प्लेन है। तो इसके लिए जब दूरी बराबर है, तो यानी एक की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरे की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, ऑब्वियसली KQ/R होता है। जब ये दूरी बराबर है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल होकर जीरो होने वाला है, तो नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा इसके और सभी पॉइंट के लिए जीरो हो जाएगा नेट पोटेंशियल, है ना। सभी पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है इन दोनों चार्जेस की वजह से वो जीरो होने वाला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो सबका समान है पोटेंशियल यहाँ पर, इसीलिए ये जो है एक तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर अगर प्लेन को मैं शिफ्ट कर दूं, थोड़ा सा मैं प्लेन यहाँ ले आऊँ, यहाँ लेके आ जाऊँ, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, तब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाईजेड प्लेन है इसमें, है ना। इसमें और दूसरे तरीके का शेप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, लेकिन फिलहाल इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर वाला जो है एग्जांपल, प्लेन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो जो है बस वाईजेड प्लेन ही होगा, है कि नहीं। अगर तुम इसमें और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हो तो प्लेनर वो नहीं आएगा, कुछ और शेप का आएगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि वो परपेंडिकुलर रहे। मैं थोड़ा सा सैंपल दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, तो हमें मालूम है फील्ड लाइन जो है कुछ इस तरीके से होती है ना। प्लस से माइनस की तरफ कुछ इस तरीके का होगा, पता है आपको, इस तरीके से हम ड्रॉ करते थे। तो अब जब इक्विपोटेंशियल सरफेस आप यहाँ ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके देखा जाए, है ना। तो देखो कुछ इस तरीके से होगा, हरी बात समझ में, इस तरीके से होगा। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे इस तरीके से होगा, तभी तो परपेंडिकुलर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, है ना, पूरी इस तरीके से होने वाला है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपका, लेकिन बीच में कैसा होगा, बीच में एकदम से प्लेन होगा, जो कि ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब तीसरा है कि अगर इनफिनाइट लाइन चार्ज हो तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो, मतलब अगर हम वैसे पॉइंट को चुने जिन पर पोटेंशियल सेम है, तो कैसा सरफेस जनरेट हो जाएगा, तो वो सरफेस हो जाएगा यहाँ पे सिलेंड्रिकल। तो कोएक्सियल सिलेंडर अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहो तो बताया गया था आपको V1 - V2 लाइन चार्ज के केस में λ/2πε0 ln b/a। हाँ, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, अगर जेई वगैरह के एग्जाम में ऑब्वियसली कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन एज फार एज बोर्ड इज कंसर्न ये सब नहीं पूछेगा, है ना। तो बस आप कॉन्सेप्ट या दिमाग में रखो कि हाँ ऐसा होता है, ये नहीं भी याद रहा तो चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अगर प्लेन सीट हुआ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, प्लेनर होगा, एकदम से उसी के जैसा प्लेन, जैसा कि A4 साइज का सीट होता है, प्लेन होता है, पेपर होता है, उसी के जैसा होने वाला है ना। तो फिर इस तरीके का प्लेनर हुआ। यहाँ पे ये कैसे निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का, V1 - V2 = E/d, ये पहले डिराइव करवाया हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, E = σ/2ε0, सही है क्या, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे के लेक्चर में हम कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर धीरे धीरे हम कैपेसिटर पे मूव करेंगे, है ना। अगर आपको ये अच्छा लगा और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। तो पूरे कोर्सेज यहाँ पे अपलोड होंगे धीरे धीरे करके, क्लास 12 के, और धीरे धीरे फिर क्लास 11 के भी अपलोड होंगे। आप बने रहिए, सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।